हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं पूनम पाराशर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम पाराशर व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम मुंबई आना चाहते हैं और उनका कोई ऐसे रिलेटिव वगैरह नहीं है या कोई जान पहचान नहीं है यहाँ मुंबई में, और वो मुंबई आना चाहते हैं और उन्हें कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में कि यहाँ आने के बाद किस टाइप से रहा जाए, रेसिडेंस का यहाँ पर क्या तौर तरीका है और किस टाइप से उन्हें रेसिडेंस मिल सकता है यहाँ पर। तो मैं बस उसी बारे में आज इन्फो देना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक आइडिया हो जाए एक नए बंदे को कि यहाँ आने के बाद में कैसे सर्च किया जाए कि वो कहाँ रहना चाहिए उसे, और किस किस टाइप से और कितने तरह के रेसिडेंस यहाँ होते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग वो चुन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम चलता है, यहाँ पर कोई भी रेसिडेंस के लिए आएगा तो पहले दो कैटेगरी में देखेंगे कि वो बैचलर है या फैमिली से रिलेटेड है। अगर वो बैचलर है तो कुछ ऐसे रहते हैं जो फ्लैट के ओनर होते हैं या फिर जो भी बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर वगैरह, तो उनका ये रहता है कि हम बैचलर को नहीं रखेंगे या फिर फैमिली वाले को नहीं रखेंगे, बैचलर चाहिए। तो वहां पर चॉइस रहती है कभी कभी, क्योंकि ज्यादातर ऑनर्स तो फैमिली वालों को ही प्रिफर करते हैं, बट कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मतलब उनका फ्लैट छोटा रहता है या 1 RK रहता है इस टाइप से, तो वो लोग बैचलर्स को भी प्रिफर करते हैं कि बैचलर्स में ऐसा रहता है कि आप रूम शेयरिंग करके रह सकते हो, चाहे तो छोटा रूम हो या फिर बड़ा 1 BHK का फ्लैट हो, तो आप रेंट को शेयर करके रह सकते हो। तो अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। अब कोई भी बंदा आता है, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में यहाँ आता है कि जॉब मिल जाए तो मतलब कुछ उसका काम हो जाए, कोई एक्टर वगैरह बनने के लिए आता है, तो इस टाइप के लोग बैचलर होते हैं, अकेले आते हैं और ऐसा लगता है उनको कि कुछ भारी नहीं पड़े क्योंकि हम खुद स्टूडेंट है या फिर हम खुद स्ट्रगल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, जॉब ढूंढने के लिए या फिर ऑडिशंस देने के लिए, तो हम लोग कैसे फिर इतना रेंट में दे देंगे, तो फिर कैसे क्या काम चलेगा, अभी तो काम भी नहीं चला हमारा। तो वो लोग क्या है कि इस टाइप से शेयरिंग वाले में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ इसलिए शब्द कहीं कहीं टूट जाते हैं ऐसे। तो उसका रीज़न ये है कि मैं क्या बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और फिर वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो लोग पूरा देखना प्रेफर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि लेंथ कैसे कम रखूँ और कम शब्दों में ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे? हम तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर किसी सिंगल बंदे की बैचलर की पहचान है कि सिंगल बैचलर से मतलब ये यही नहीं है कि मतलब उस बैचलर ही हो। कभी कभी होता है कि मतलब शादीशुदा भी है बट उसे अकेले आके काम करने के लिए आना पड़ रहा है, स्ट्रगल के लिए, या रहना पड़ रहा है अकेले, तो वो भी उसी तरह से कहलाता है बैचलर्स की काउंटिंग में, सिंगल बंदे की। मेरा कहने का मतलब है सिंगल बंदा। तो जब भी सिंगल बंदे को रहना रहता है तो अधिकतर यही चूज करते हैं कि हमें कहीं शेयरिंग में फ्लैट मिल जाए तो हम 2-3 जनों के साथ रह के शेयरिंग में रेंट दे देंगे तो उतना ही बचत होगी। अब सेकंड होता है फैमिली वाले। फैमिली वालों का ऐसा रहता है कि काफी लोग जो रहते हैं ऑनर्स फैमिली वालों को ही प्रेफर करते हैं कि हम फैमिली वालों को ही फ्लैट देंगे, क्योंकि बैचलर से उन्हें मतलब डर लगता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं करे हमारे फ्लैट में, ऐसा कुछ नहीं करे कि हमें आगे दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। तो इस कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें फैमिली को देना चाहिए। तो इस तरह से दो टाइप के ओनर्स होते हैं जो ये दो टाइप की सोच रखते हैं कि बैचलर को देंगे या फिर फैमिली को देंगे। ये तो हो गई बात कि भाई दो टाइप के इस टाइप से रहवासी रहते हैं, जो है टेनेंट है, किराएदार है, उनको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, सिंगल और फैमिली। अब है रेसिडेंस के प्रकार। अब यहाँ पर रहते हैं जो लोग, उनके लिए रेसिडेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहला टाइप होता है कि आप एक RK छोटा जो होता है उसमें होता है 1 रूम किचन, इसका फुल फॉर्म है RK का। तो 1 रूम किचन जो होता है RK,
अगर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो उसमें आपको एक रूम मिलेगा, किचन मिलेगा। बोलने के लिए ये आर के है, पर ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ रूम और किचन ही है। लाइट बाथ होंगे उसमें, अटैच भी हो सकते हैं, मतलब एक में ही, या फिर सिंगल सिंगल हो सकते हैं। तो 1 रूम होगा, किचन होगा और लाइट बाथ होंगे। पर आजकल क्या हो गया है कि कोई बड़े बड़े जो जो बड़े साइज के रहते हैं आर के, उनको इस टाइप से मॉडिफाई करके 1 BHK में भी कन्वर्ट करवा देते हैं लोग। मतलब क्या होता है कि किसी को चाहिए तो ये हो जाता है कि रूम का साइज छोटा कर देते हैं और हॉल का साइज बड़ा कर देते हैं। तो वो आर के भी 1 BHK के रूप में मिल जाता है कि एक छोटा सा हॉल मिल जाएगा, फिर किचन का साइज भी छोटा कर देंगे, छोटा किचन और छोटा रूम और लाइट बाथ। अब फर्स्ट हुआ आर के। सेकेंड होता है कि रो हाउस। मतलब एक रो हाउस का मीन होता है, जैसे हम लोग दूसरे शहरों में देखते हैं, अपने जैसे नॉर्मल शहर जो होते हैं उनमें, जहाँ पर पुरानी टाइप से चला आ रहा है कि जब बिल्डिंग्स नहीं होती थी, बड़ी बड़ी फ्लैट सिस्टम नहीं होते थे, तो जमीन से लगे हुए घर ही हम लोग प्रेफर करते हैं, और आज भी रहते हैं हम लोग दूसरे शहरों में अपने देखते हैं। तो वो होते हैं रो, मुंबई में उनको रो हाउस कहते हैं, जो जमीन से लगे हुए घर हैं। क्योंकि मुंबई में बिल्कुल जगह की इतनी कमी है कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी आजकल फ्लैट्स में ही रहते हैं, उन्हें भी जमीन से लगे हुए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत महंगा हो गया। तो रो हाउस बहुत कम होते हैं, और होते भी है तो पुराने बने हुए रहते हैं बहुत, तो लोग लेना प्रेफर ही नहीं करते। तो फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको रो हाउस चाहिए रहता है, कि रो हाउस का मतलब होता है कि किसी की दीवार किसी से लगी हुई नहीं है। आपके फ्लैट्स में होता है ना कि भाई एक फ्लैट के पास दूसरा फ्लैट है, पड़ोसी है, अड़ोसी है। तो रो हाउस में आपको सिंगल हाउस मिलेगा, पूरा हाउस आपका ही है, और किसी की दीवार वगैरह अटैच नहीं है, और जमीन से लगा हुआ रहेगा। अब थर्ड होता है, उसका रेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है अक्सर रो हाउस का। थर्ड होता है कि जो थोड़े बड़े टाइप के फ्लैट्स आ जाते हैं, रेंट भी थोड़ा ठीक ठीक हो जाता है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, आगे 4 5 भी होते हैं रेयर केस में, बट मोस्टली यही चलते हैं 1 2 और 3 BHK। इसमें क्या होता है, 1 हॉल होता है, 1 हॉल, रूम, किचन, लेट बाथ, ये होता है 1 BHK में। आजकल चल गया बालकनी सिस्टम, तो बालकनी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे खिड़की बना दी जाती है इस टाइप की जाली वाली, उसी में आप कुछ भी आपके प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी यूज होती है वो, मेनली उसी के यूज होती है, या फिर तो नहीं कहूंगी मैं, कपड़ों के लिए। तो इस टाइप से बड़ी बड़ी लोहे की खिड़कियां बनाई जाती है, और जालियां बाहर बनाई जाती है, बड़ी खिड़कियां इस टाइप से। तो ये होता है 1 2 और 3 BHK सिस्टम में इस टाइप से। बस ये होता है कि 2 BHK में 2 बेडरूम आ जाएंगे, 3 BHK में 3 बेडरूम आ जाएंगे। ये तो नॉर्मली हर शहर में रहता है जो है। अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है अक्सर वैसे जो लोग जिनको पता होता है तो वो बोलते हैं ये भी कोई बताने की बात है, हमको तो पता है वैसे, बट बहुत से लोगों को ये चीजें भी, बेसिक चीजें नहीं पता होती है। तो इसलिए मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद में आता है फोर्थ टाइप। मैंने आर के बता दिया, रो हाउस बता दिया, और जो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो होते हैं टाइप्स वो बता दिए। अब इसमें भी ये रहता है, ये बता दूं कि जैसे जो छोटी फैमिली है वो आर के या 1 BHK प्रीफर करती है। बड़ी फैमिली जैसे बड़ी बड़ी होती जाती है कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक ही घर में, तो वो फिर 2 BHK, 3 BHK वगैरह भी प्रेफर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रेंट भी उनका, जो एरिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग रेंट कम ज्यादा होता है। कहीं पे किसी एरिया में मतलब 1 BHK का चार्ज बहुत कम होगा, और किसी एरिया में उसी का चार्ज उतनी साइज का जो है, उतने स्क्वायर फीट के फ्लैट का साइज बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, कि आपके फ्लैट का क्या जो रेंट लगेगा। अब ये तो बात हुई कि आपको टाइप्स मैंने बता दिए कि जो जो होते हैं फ्लैट्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैं बता रही थी कि कोई अपनी पहचान से आता है तो वो तो पहचान के थ्रू रह लेगा ढूंढ के, कि जहाँ भी
उसकी जो भी आवश्यकता है, उसकी जो भी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो पता करके ढूंढ लेगा कि मुझे 2-4 लोगों के साथ शेयरिंग में रहना है, या मुझे सिंगल फ्लैट चाहिए, सिंगल आरके चाहिए, या सिंगल 1 बेड हॉल किचन चाहिए। बट अगर उसकी कोई ऐसी कोई पहचान नहीं, उसे नहीं पता है, तो उससे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। या तो वो प्रॉपर्टी ब्रोकर की हेल्प ले, या दूसरा रास्ता ये है कि अगर उसे लगता है कि वो ब्रोकर वगैरह की फीस नहीं दे पाएगा, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि ब्रोकरेज का क्या होता है चक्कर और किस टाइप से चलता है। बट पहले मैं ये टॉपिक बता देती हूँ कि वो क्या करेगा। तो अगर वो ब्रोकर की हेल्प नहीं लेना चाहता है, तो दूसरा तरीका ये है कि अपने शहर में बैठे बैठे ही वो पहले सर्च करना चाहता है, तो उससे नेट पर ही बहुत सारी ऐसी साइट मिलेगी जिसके थ्रू वो एक बार ओवरव्यू ले सकता है कि किस किस टाइप का रेसिडेंस है, और मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, उसमें मुझे क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, और मेरे जो अफोर्डेबल रेंज है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जम रहा है, एक बार मैं पता कर लूँ। तो वो साइट्स है, एक तो नो ब्रोकर, आइडिया लेने के लिए नो ब्रोकर बहुत अच्छी साइट है। दूसरा है housing.com, ये भी आइडिया लेने के लिए। housing.com, स्क्वायर यार्ड है एक, और ऐसे ही बहुत सारी है। वैसे तो आप सर्च करोगे ना की रेंट ऑन फ्लैट इन मुंबई या कोई सी भी सिटी में, तो ये इस टाइप की साइट्स आ जाएगी आपके सामने। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया ये भी दूंगी कि कौन सी साइट अच्छी होती है, मतलब किस टाइप के बंदे को कौन सी साइट अच्छी रहेगी। तो अगर कोई बंदा ब्रोकरेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, मुंबई आने के बाद भी वो ब्रोकरेज नहीं दे सकता है, अगर उसे लगता है कि वो ज़्यादा चार्जेस नहीं दे सकता है, तो उसे नो ब्रोकर पर जाना चाहिए। पहले नो ब्रोकर साइट में आपको बताऊंगी कि आप सर्च करोगे तो उसमें आप एरिया भी बता सकते हो कि आप मुंबई में कौन से एरिया में रहना चाहते हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ से आपका पास में पड़ेगा जॉब, या फिर आपका कॉलेज, जिस भी पर्पज से आप आ रहे हो, तो वो आप कहाँ ढूंढना चाहते हो, तो वो एरिया आपको डालना पड़ेगा। आपको आर के चाहिए या 1 BHK चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वगैरह, आप फैमिली हो, आप सिंगल हो, वो सब डाल के आप जब सेंड करते हो तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बता देता है। तो अब उसमें क्या रहता है उसके बारे में थोड़ी इन्फो दूंगी मैं, कि नो ब्रोकर पे अगर पहले जो 10 कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट 10 कॉन्टेक्ट्स वो फ्री रहते हैं, मतलब आपको फ्री में बताए जाएंगे, उनका जो ऑनर का नंबर फ्री में दिया जाएगा, इसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो आपको ऑनर का नंबर फ्री में दिया जाएगा 10 कॉन्टेक्ट्स के लिए। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उस फ्लैट के या उस घर के ऑनर से कि हमें इस एरिया में रहना है और आपने ये रेंट डाला है, ऐसा ऐसा है, तो हम इससे एग्री हैं, तो आगे आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि उनके कुछ चार्जेस रहते हैं। 10, अगर आपको 10 में नहीं जमता है, जो 10 फ्री कॉन्टेक्ट्स में से, तो आगे उनके कुछ छोटी मोटी फीस होती है, बेसिक फीस अलग होती है, और आप कुछ खास ढूंढना चाह रहे हो उसके लिए अलग होती है, तो वो आपको वहाँ पर ऐप पर मिल जाएगी नो ब्रोकर के, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि वो जो ब्रोकरेज होती है ना ब्रोकर की, उससे काफ़ी कम होती है वो फीस, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और आगे जो दूसरी साइट्स होती है जैसे फेमस housing.com हुई, स्क्वायर यार्ड्स हुई, और काफ़ी सारी, तो वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कराते अधिकतर, बहुत कम, कुछ रेयर केस में कुछ होते हैं जो डायरेक्ट ओनर का नंबर देते हैं, नहीं तो वो ब्रोकर का ही नंबर आता है वहाँ पे, और फिर आपको ब्रोकर का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है और उससे डील करके आपको करना पड़ता है आगे की कार्यवाही। अब ये तो हुई बात कि आप अपने शहर में बैठ के ऑनलाइन कैसे आप सर्च कर सकते हैं मुंबई आने के पहले। अब ये होता है कि आपको अगर ये सब नहीं जमता है कि मतलब ऑनलाइन सर्च करके, आप तो आपको डायरेक्ट देखना चाहते हैं, आप संतुष्ट नहीं है, आप डायरेक्ट फ्लैट देखना चाहते हैं और डील करना चाहते हैं, तो आप कोई पहचान वाले से या तो आप पता कर सकते हैं कि भाई हम इस एरिया में देखना चाहते हैं, तो मिल जाएगा कि फ्लैट। तो अगर आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर आपको जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू लेना पड़ता है। अब मैं मेन मुद्दे पे आऊंगी कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का क्या काम होता है और किस टाइप से मुंबई में प्रॉपर्टी ब्रोकर के थ्रू फ्लैट्स लिए जाते हैं रेंट पर। होता क्या है फ्रेंड्स
कि जब हम कोई फ्लैट रेंट पर लेना चाहते हैं, तो मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए हमारा जैसे 1 BHK का फ्लैट है, तो अब 1 BHK का फ्लैट हम कहीं पे लेने जाते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, जब हमने कैसे लिया होगा, या फिर हम चेंज करें तो कैसे क्या करेंगे। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जब भी फ्लैट चूज करने जाएंगे तो आपको फ्लैट का रेंट जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। अब रेंट भी 1 बेड का किसी दूसरे एरिया में अलग हो सकता है और किसी अलग एरिया में अलग हो सकता है, और वो फ्लैट की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसे कोई 1 बेड 400 स्क्वायर फीट में ही बन जाता है, और कोई 1 बेड 600 स्क्वायर फीट में बन रहा है, तो वो डिफरेंट हो गया ना। तो उनके चार्जेस, उनका जो होगा रेंट, वो भी डिफरेंट होगा। अब पहला तो हुआ हो गया कि रेंट लगेगा आपका जो है हर महीने का, एक जो फिक्स रहेगा। सेकेंड चीज होती है कि डिपॉजिट लगता है। डिपॉजिट होता है कि मतलब एक सिक्योरिटी फी होती है जो ओनर अपने पास रखता है, कि उसे सिक्योर रहता है वो, कि कभी आप रेंट देने में लेट हो जाए या कुछ, तो उसके पास है डिपॉजिट, तो उसे टेंशन नहीं रहती है। तो वो लगभग 3 महीने की लगभग तो यही रहता है कि भाई 3 महीने का जो आपका रेंट है उसके बरोबर होता है। कुछ कुछ जगह ज़्यादा भी हो सकता है डिपॉजिट। फिर होता है, एक आइडिया के लिए बताती हूँ आपको, अगर 15,000 आपका रेंट है, तो 45-50 हज़ार के करीब आपकी डिपॉजिट होगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गया रेंट, सेकंड हो गया डिपॉजिट। अब थर्ड पॉइंट आता है एग्रीमेंट फीस, जो एग्रीमेंट चार्जेस होती है, तो वो भी आपकी लगेगी। अब आप बोलेंगे एग्रीमेंट क्या होता है और उसका क्या चार्ज लगता है, कैसे क्या। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जैसे आपको बताया कि आपका 15,000 रेंट है, तो डिपॉजिट जस्ट उसका ट्रिपल या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 50,000 या उसके ऊपर। और जो एग्रीमेंट फी होती है वो होती है कि जो ऑनर और जो रहने आ रहा है किराएदार, उसके बीच ये एग्रीमेंट होता है कि 11 महीने के लिए बनता है वो एग्रीमेंट, कि 11 महीने के लिए ये किराएदार यहाँ पर रहेगा इस घर में। और इस बीच में अगर ऑनर भी उसे निकालना चाहता है या फिर किराएदार खुद निकलना चाहता है वहां से, तो वो आपसी सहमति से बातचीत करके जो भी है वो डन करेंगे, नहीं तो ऐसे वो नहीं निकल सकते। मतलब 11 महीने के लिए तो वैसे तो बंद ही जाते हैं कि 11 महीने यहाँ रहेगा किराएदार। न तो इससे ओनर का नुकसान होना चाहिए कि बीच में चले जाए कभी किराएदार, तो या फिर किराएदार को बीच में ऑनर कह दे कि नहीं अभी निकलो करके, तो उसका भी नुकसान कि अचानक वो कहाँ ढूंढे या कैसे शिफ्ट हो, उसका बजट हो नहीं हो। तो इसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो लगभग 2,000 रुपये इसकी हर साल कॉस्ट जाती है, यानी आपको रेंट देना होगा, आपको डिपॉजिट देना होगा, एग्रीमेंट हर 11 महीने में आपको रिन्यू करवाना होगा। आप ऐसा नहीं कि 11 महीने बाद आपको फ्लैट चेंज करना पड़ेगा, आप ज़्यादा नहीं रह सकते। कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है कि मुंबई में मतलब एक फ्लैट में 11 महीने ही रह सकते हैं, फिर आपको निकाल देगा ऑनर, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप रह सकते हैं, बाकी आपको एग्रीमेंट हर 11 महीने में रिन्यू कराना होगा। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि ब्रोकरेज सबसे मेन पॉइंट है, कि अगर आप ऑनर से सीधे डील करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, आपको कोई किसी को दलाली नहीं देनी पड़ेगी। बट अगर किसी ब्रोकर, प्रॉपर्टी ब्रोकर के थ्रू आपने डील करी है, तो आपके सिर पे एक और चार्ज लग गया है हर बार का आपका, कि आपको हर साल ब्रोकरेज भी देनी होगी ब्रोकर को। अब ये ब्रोकरेज क्या है, कितनी होती है, तो ब्रोकरेज है कि भाई ब्रोकर ने ओनर और किराएदार के बीच का बिचौलिया है, उसने डील कराई है, तो वो अपना कमीशन लेता है। तो ब्रोकरेज ऐसा है कि यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा होती है। ब्रोकरेज एक कमाई का बड़ा जरिया बन गया है लोगों का। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का बिजनेस बहुत अच्छा फलता फूलता है यहाँ मुंबई में। ब्रोकरेज कितनी होती है, तो ब्रोकरेज लगभग जो आपका 1 मंथ का रेंट है उसके बराबर ही आपकी ब्रोकरेज भी होती है। मतलब 15,000 रेंट है, तो समझ लीजिए 15,000 ही आपकी लगभग ब्रोकरेज होगी। पर ये रहेगा कि रेंट आपको हर मंथ देना है और ब्रोकरेज आपको साल में एक बार देनी होगी। तो आपको हर साल ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है
जो कि लगभग 1 मंथ के रेंट के बराबर होती है। बट ये भी हर जगह नहीं होता है, आपको बता देती हूँ मैं कि हर जगह फिक्स नहीं होता है कि ब्रोकरेज उतनी ही होगी। कहीं कहीं कुछ मतलब हाई प्रोफाइल अच्छे फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होते हैं अच्छे खासे और अच्छी लोकेशन पे होते हैं, तो वहां पर जो होता है ना ब्रोकरेज भी ज्यादा चार्ज करता है, मतलब 1.5 गुना या लगभग 2 गुना भी कर लेते हैं कोई कोई ब्रोकर। तो इस टाइप से रहता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा आप है ना जब सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप से आइडिया मिलता जाएगा। मैंने आपको साइट्स भी बता दी है कि इन इन साइट्स पे आपको सर्च करना है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो जो है उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी। और आपको कैसा लगा है आज का ये वीडियो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा नीड है मुझे अभी न्यू फैमिली मेंबर्स की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो का समापन करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।